गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज आ रही है? इज माय वॉइस ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है? एक बार जल्दी से मैसेज करिए। ओके। बाकी जनता कहाँ रह गई आज? हेलो गौसिया एंड सुजय। गुड मॉर्निंग काजल। आ रही है सर, हाँ जल्दी से बुलाइए, आज पहली क्लास है। एंड जिसने नहीं भी ज्वाइन किया है वो भी आज की क्लास कर सकता है। ओके। तो वी विल वेट फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट और इंतजार करेंगे और उसके बाद क्लास शुरू हो जाएगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल? हेलो पारुल, गुड मॉर्निंग। अब बताइए। नाउ इट्स गुड। चलिए तो फिर शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। शुरू किया जाए। फ्रॉम टुडेज फर्स्ट टॉपिक। और आज का जो पहला टॉपिक है वो है ये। तो ये फोटो आपको देखी होगी आपने परसों के न्यूज़पेपर में। हैव यू सीन दिस फोटो? देखिए, अब इस कोर्स में क्या है, यही है कि हम न्यूज़ में जो भी चीजें हैं उन चीजों को पढ़ेंगे। अब उसमें जो नई होंगी वो आपके लिए करंट अफेयर्स हो जाएंगे। बट अगर कुछ पुरानी चीजों पर आ रहा है तो वो आपके लिए एज अ पार्ट ऑफ द जी हो जाएगा। ठीक है। नाउ दिस फोटो, ये आपका पाबी तोरा, पाबी तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कोई बता सकता है वेयर इट इज लोकेटेड? दिख भी होगा आपको नीचे, पाबी तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? इसका प्लेस बताइए। वेयर इट इज लोकेटेड, पाबी तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, असम। वेरी गुड। ठीक है। तो यहाँ पे अब इस फोटो से दो इंफॉर्मेशन लेनी है। क्या दो इंफॉर्मेशन लेनी है? तो सबसे पहले तो वन हॉर्न राइनो के बारे में।
और दूसरा अगर देखें तो पाबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो ये दोनों जानकारी इंपॉर्टेंट रहेगी। आइए देखते हैं आगे। तो पाबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन असम। इट इज एन इम्पॉर्टेंट साइट फॉर कंजर्वेशन ऑफ वन हॉर्न राइनो। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि वन हॉर्न राइनो की जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो भारत में ही पाई जाती है। इंडिया में ही वन हॉर्न राइनो, और काफी इनका कंजर्वेशन काफी अच्छे से किया जाता है। और इसी लिए देखेंगे तो इनकी जो जनसंख्या है वो पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ रही है। देयर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। और सबसे ज्यादा ये कहाँ पर मिलते हैं? सबसे ज्यादा ये कहाँ पे मिलते हैं? वन हॉर्न राइनो विच प्लेस? इन असम। असम में ही कौन सी नेशनल पार्क में वन हॉर्न राइनो की पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा है? इट इज अ वेरी फेमस नेशनल पार्क। काफी फेमस नेशनल पार्क है। जी बिल्कुल, काजीरंगा में। तो काजीरंगा में वन हॉर्न राइनो काफी ज्यादा है। खैर, पाबी तोरा के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी देख लेते हैं। तो पाबी तोरा जो है वो लोकेटेड है आपका मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट इन असम। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 338.81 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1987। 1987 में एस्टैब्लिश किया गया था। इंडियन राइनो के साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो लेपर्ड भी पाए जाते हैं, डियर भी पाए जाते हैं, और वाइल्ड बोर्स भी पाए जाते हैं। और साथ ही साथ कई सारी बर्ड की स्पेशीज भी हैं। बर्ड की स्पेशीज भी कई सारी हैं। अब अगर आप न्यूज में देखेंगे तो लिखा हुआ है वन हॉर्न राइनो एंड इट्स काफ फीडिंग थ्रू द फ्लड वाटर इन द पाबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम ऑन वेडनेसडे। ये फोटो ली गई है। ये वन हॉर्न राइनो, ये उनका पुत्र या पुत्री जो भी होगा। हाँ, ना। तो दो तीन जानकारी हमें मिली इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से। एक तो पाबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, कहाँ पे लोकेटेड है, और दूसरा वन हॉर्न राइनो। तो वन हॉर्न राइनो के बारे में भी और जानकारी। जी, वन हॉर्न राइनो, इसको इंडियन राइनोसोरस भी कहा जाता है, ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस भी कहा जाता है। दे आर नेटिव टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नेटिव कहे जाते हैं ये। और इनका जो हैबिटेट है वो ज्यादातर ग्रासलैंड्स के क्षेत्र में, सवानास के क्षेत्र में, या फिर फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स मतलब नदियों के आसपास का जो इलाका रहता है जहां पर बाढ़ आने की संभावना होती है, फ्लड आने की संभावना होती है। मतलब जब पानी बढ़ता है नदियों में तो जहां पर फ्लड आ सकता है उसे फ्लड प्लेन्स कहते हैं। तो फ्लड प्लेन्स वाले इलाके में ये पाए जाते हैं। अब अगर आप असम की बात करें तो असम से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है, कौन सी नदी फ्लो करती है? सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र के फ्लड प्लेन्स में वन हॉर्न राइनोसोरस है वो पाए जाते हैं, ब्रह्मपुत्र के फ्लड प्लेन्स में। क्लियर? अगर हम अदर प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें तो काजीरंगा, मानस, पाबीतोरा, जलदापरा, ये सब जो है काफी फेमस है जहां पर इनका कंजर्वेशन होता है वन हॉर्न राइनो का। काजीरंगा तो फेमस ही है, काजीरंगा तो आपको पता ही होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मानस में भी पाए जाते हैं वन हॉर्न राइनो, पबितोरा में भी पाए जाते हैं। जलदापरा, जलदापरा कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल। एंड गोरुमारा कहाँ पर है? गोरुमारा भी वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे भी वन हॉर्न राइनोसोरस की जनसंख्या पाई जाती है। नेपाल में सिमिलरली देखेंगे तो चितवन नेशनल पार्क में पाया जाता है। हालांकि नेपाल का क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी एक जानकारी के लिए आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। आईयूसीएन का स्टेटस इसका क्या है? वनरेबल है ये। वीयू, आईयूसीएन वनरेबल स्टेटस किसको देता है? किस प्रकार के स्पेशीज को वनरेबल स्टेटस में, वनरेबल कैटेगरी में रखा जाता है? देखो, तो पहली बात, जिन्हें ना पता हो तो उन्हें बता दें कि आईयूसीएन का तीन स्टेटस, चार स्टेटस काफी इंपॉर्टेंट है। एक होता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, दूसरा होता है इंडेंजर्ड, ठीक है, फिर होता है आपका वनरेबल, फिर होता है नियरली थ्रेटेंड, और होता है लीस्ट कंसर्न। यही आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब 90% से भी ज्यादा पॉपुलेशन पिछले 10 सालों में इनकी खत्म हो गई है। इंडेंजर्ड मतलब 70% से ज्यादा पॉपुलेशन 10 सालों में खत्म हो गई है। वनरेबल मतलब 50% से ज्यादा। नियरली थ्रेटेंड मतलब जो जल्दी वनरेबल होने वाली। एंड लीस्ट कंसर्न मतलब जिनमें अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
ठीक है, तो वनरेबल कैटेगरी में है, मतलब अगर कंपैरिजन किया जाए पिछले 10 सालों से तो इनकी पॉपुलेशन घटी है। लेकिन अगर हम पिछले 2 3 4 साल की बात करेंगे तो इनकी पॉपुलेशन में बढ़ोतरी यानी इंक्रीज हुआ है ड्यू टू द कंजर्वेशन एफर्ट्स। इज इट क्लियर? कंजर्वेशन प्रोग्राम इंडिया में, इंडिया राइनो विजन 2020, इंडिया राइनो विजन 2020 हुआ था। देखो ये आपको मेंस में काम आएगा, अगर कोई राइनो की कंजर्वेशन का क्वेश्चन आता है या ऐसा कुछ, तो इसमें आपको काम आएगा कि इंडियन राइनो विजन 2020 के अनुसार भारत सरकार ने एम किया था इसकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए। सो एम टू इंक्रीज द पॉपुलेशन एंड एक्सपैंड देयर हैबिटेट रेंज। अदर लीगल प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो भारत में इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में रखा जाता है, और साइट्स एक प्रकार की इंटरनेशनल ट्रीटी है, उसके अपेंडिक्स 1 में रखा जाता है। तो ये 3 जानकारी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आईयूसीएन स्टेटस वनरेबल, इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में। एक मतलब पिछले 1 2 साल 3 साल पहले समय ये था कि यूपीएससी को ये स्टेटस में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी। अभी इधर भी देखने को नहीं मिलती है, बट फिर भी वो दिलचस्पी कभी भी जाग सकती है, इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? क्या ये सारी बातें क्लियर हैं? अभी नहीं पूछे, बट ऐसा नहीं कि वो पूछ नहीं सकते, बिल्कुल पूछ सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिस वाज द आर्टिकल इंडिया आइज ब्रेक थ्रू अगेंस्ट सिकिल सेल डिजीज के अगेंस्ट। तो कुछ रिसर्चर्स हैं जिन्होंने कुछ ब्रेक थ्रू हासिल करने का प्रयास किया है। तो ये पूरा आर्टिकल है, बट इस आर्टिकल को हम समराइज करेंगे और आपके काम की जो चीजें हैं वो निकाल कर आपको दे रहे हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ, तो सिकिल सेल जो डिजीज है ना, ये डिजीज एक जो ज्यादातर जो पाई जाती है, ये आपको देखने को मिलेगा, ये ट्राइबल पीपल में ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, ट्राइबल पीपल में ये सिकल सेल डिजीज ज्यादा पाई जाती है। अब इसमें क्या हुआ है कि डेवलपमेंट ऑफ जीन थेरेपी, तो भारत के कुछ साइंटिस्ट ने क्रिस्पर कैस9 सबको पता होगा, दिस इज अ वेरी फेमस टूल। क्रिस्पर कैस9 जिसको जीन एडिटिंग टूल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीन एडिटिंग टूल। मतलब जिससे हम जीन्स को, किसी के भी जीन्स को, चाहे वो इंसान के जीन्स हो या किसी की भी जीन्स हो, उस जीन्स को एडिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एडिट कर सकते हैं। तो क्रिस्पर कैस9 के इस्तेमाल से भारत के रिसर्चर्स ने रिसेंटली सिकल सेल डिजीज को ठीक करने का प्रयास किया है। सो इंडिया इज मूविंग क्लोजर टू डेवलपिंग अ जीन थेरेपी फॉर सिकल सेल डिजीज यूजिंग क्रिस्पर। है क्या सिकल सेल डिजीज? तो सिकल सेल डिजीज इज अ जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर विथ हाई प्रेवलेंस अमंग द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यस, मॉलिक्यूलर सीजर बिल्कुल। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं, खासकर एसटी पॉपुलेशन, उनमें ये सिकल सेल डिजीज काफी ज्यादा पाई जाती है, और इसको ठीक करने के लिए क्रिस्पर कैस9 का इस्तेमाल करके जीन एडिटिंग मेथड से भारत के साइंटिस्ट जीन थेरेपी बना रहे हैं। ठीक है, अब रिसेंटली इसमें गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, क्या गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है? तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री इसमें रिसेंटली इन्वॉल्व हुई है, और उन्होंने कहा है कि जनवरी 2025 तक, यानी अभी से देखा जाए तो लगभग 6 महीने बाद, हमें इसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है, एंड दैट विल बी अ गुड न्यूज फॉर एवरीवन। ठीक है, so the union tribal affairs ministry is involved with officials expecting a good news by January 25 based on the ongoing laboratory test। तो अभी इसमें टेस्टिंग फेज चल रहा है, लेकिन अगर 2025 तक ये ऐसा कोई थेरेपी आ जाता है तो दैट विल बी इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बड़ी खास चीज है। खास चीज ये है कि सिकल सेल डिजीज, वैसे तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर का टॉपिक है, लेकिन अगर यूपीएससी कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बना देता है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इज रनिंग अ प्रोग्राम फॉर सिकल सेल डिजीज, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई ये डिजीज से रिलेटेड काम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर क्यों करेगा।
बट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कर रहा है इसलिए क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स में ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। तो मिनिस्ट्री जो है वो ग्राउंड लेवल के जितने भी ऑफिसर्स हैं, वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, उनसे कोऑर्डिनेट कर रहा है और इसके माध्यम से स्क्रीन कर रहा है, खोजने का प्रयास कर रहा है कि इसी बीमारी कहाँ पे कैसे है और फिर हम उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। इज इट क्लियर? क्लियर है? ठीक है। अब इस आर्टिकल में खास बात क्या लिखा हुआ है, तो रिसर्चर्स एट ऑल इंडिया एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स, और साथ ही साथ CSIR ने मिलकर इस खोज को अंजाम दिया है क्रिस्पर Cas9 के माध्यम से जीन थेरेपी फॉर सिकल सेल डिजीज। The gene therapy aims to use CRISPR to cut pieces of DNA and insert a changed genetic code, potentially providing a single dose cure for the disorder. देखो भैया, तो जो जीन्स होती है ना, तो जीन्स अगर आप देखेंगे तो डीएनए अगर आप देखेंगे तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो आप देखेंगे नॉर्मली कुछ इस प्रकार का डीएनए का स्ट्रक्चर होता है ना। अब मान लो, अब मान लो कि कुछ इस पोर्शन में सिकल सेल के एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, है ना। इस पोर्शन में सिकल सेल के एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, मतलब जिसकी वजह से सिकल सेल डिजीज पूरे बॉडी में फैल सकता है। तो इसमें क्या करेंगे कि क्रिस्पर Cas9 के माध्यम से इतने पोर्शन को निकाल देंगे, मतलब हटा देंगे, और इसकी जगह मॉडिफाइड जीन को यहां पर ले आ देंगे, जिससे ये पूरा डीएनए फिर से फ्रेश एंड विदाउट सिकल सेल डिजीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है, जैसे कैंची से हम कुछ काटते हैं उसी तरह मॉलिक्यूलर सीजर क्रिस्पर Cas9 से हम डीएनए को कट कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। सरकार से इससे रिलेटेड क्या इनिशिएटिव्स हैं, तो सिकल सेल को इरेडिकेट करने के लिए विजन देखा गया है प्रधानमंत्री द्वारा बाय 2057। तो पिछले साल ही जुलाई 2023 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2047 तक हम प्रयास करेंगे कि सिकल सेल डिजीज जो है वो पूरी तरीके से हम एलिमिनेट कर दें। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर मेंस पर्सपेक्टिव ऑल्सो। तो जो इस साल अगर मेंस देता है उनके लिए भी काम के लिए है, जो अगले साल मेंस दे रहा है उनके लिए भी काम की है। इज इट क्लियर? इस इनिशिएटिव के तहत लगभग 7 करोड़ लोगों को स्क्रीन किया जाएगा, डायग्नोस बेसिकली किया जाएगा, जिनमें पॉसिबिलिटी होगी सिकल सेल डिजीज की। और ये 17 स्टेट में ये बीमारी लगभग फैली हुई, 17 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के लोगों को ये बीमारी लगभग फैली हुई। So this all information is important. ठीक है। अब अगर आप पढ़ते पढ़ते रनिंग नोट्स बना रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। अगर रनिंग नोट्स नहीं बना रहे हैं तो अभी क्लास के बाद दिस पर्टिकुलर जो पीपीटी है दैट आई विल शेयर, और मैं शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप अपना नोट बना सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? ठीक है। तो अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज द एम ऑफ दिस कोर्स। एम ऑफ दिस कोर्स इज कि जितनी भी चीजें आपके द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हाँ यूएस मेडिकल ने किए हैं टू थेरेपी, वो मैंने पहले भी कवर किया था, अभी आगे आएगा तो फिर कवर करेंगे। टू थेरेपी उन्होंने अप्रूव किए थे। तो कोर्स का एम क्या है कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में जो भी चीजें आ रही हैं जिनको पढ़ने में समस्या होती है उसको आपके लिए आसान कर देंगे, और साथ ही साथ आपका करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर हो जाएगा। चलो भाई। हाँ हाँ हाँ, कैश जेबी ही है वो, कैश जेबी ही है। चलिए, तो दिस वाज अगेन एन आर्टिकल बाय शशि थरूर। अब इनके आर्टिकल्स जो होते हैं वो काफी हैवी आर्टिकल्स होते हैं। हैवी आर्टिकल्स मतलब इन भाषा जो है वो काफी इंग्लिश में हाई क्वालिटी की होती है, और वोकैबलरी इनकी इतनी खतरनाक होती है कि शायद एक नॉर्मल व्यक्ति को समझ में ना आए। ठीक है, तो कठिन हो जाता है थोड़ा सा।
बट बात यह है कि इनके आर्टिकल्स होते बड़े अच्छे हैं और जानकारी भरे होते हैं और आपको कहीं ना कहीं मदद कर सकते हैं यूपीएससी के मेंस में। ठीक है। हाँ, तो इस आर्टिकल्स को अब हम लोग करेंगे क्या, समराइज करेंगे। तो जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल हैं सबको समराइज किया जाएगा इस क्लास में। आइए देखते हैं। तो इन्होंने ये जो आर्टिकल लिखा है वो ग्लोबल और साथ ही साथ इंडियन रिफ्यूजी क्राइसिस पर लिखा हुआ। मतलब एक बार ये जो मैंने समराइज करके आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप एक बार अगर पढ़ लेते हैं तो यू डोंट नीड टू रीड दैट आर्टिकल, क्योंकि इसमें उस आर्टिकल के सारे फैक्ट्स भी हैं एंड व्हाट इट वांट टू कन्वे वो भी है, सारी चीजें हैं। तो दिस आर्टिकल बेसिकली जो शशि थरूर जी ने लिखा है, इट इज टू एड्रेस द ग्लोबल प्लस इंडियन ग्लोबल प्लस इंडियन रिफ्यूजी क्राइसिस। ना व्हाट इज अ रिफ्यूजी? रिफ्यूजी किसे कहते हैं भाई? रिफ्यूजी इसे कहते हैं कि मान लीजिए ये भारत है और भारत के आसपास के क्षेत्रों से, भारत आसपास के देशों से लोगों को भगाया जा रहा है ना, इनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं इधर से इधर से, यही दो एरियाज है जहां पर होते हैं। तो ये अपना देश छोड़कर किसी इलीगल माध्यम से, लीगल माध्यम से नहीं, ये हमेशा बात याद रखिए, रिफ्यूजी जो एंटर कर रहा है वो हमेशा इलीगल माध्यम से ही एंटर कर रहा होगा। तो किसी न किसी इलीगल माध्यम से, इलीगल रूट से ये भारत में प्रवेश कर जाते हैं। अब ना इनके पास इंडिया की सिटीजनशिप है, ना इंडिया का आधार कार्ड है, ना इंडिया का आपका वोटर आईडी कार्ड है। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है रिफ्यूजी, जिनको बेसिकली शरण दिया गया है। ठीक है। अब भारत की वैसे पॉलिसी रही है कि हम कभी भी रेफ्यूजीज को मतलब पूरी तरीके से ऐसे हटाते नहीं है कि नहीं चले जाओ, हट जाओ, निकाल देंगे, अत्याचार, ये हमारी पॉलिसी कभी से रही नहीं है। बट इस पॉलिसी के निगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। निगेटिव इम्पैक्ट्स ये होते हैं कि लोकल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। अब आपके घर के आसपास के क्षेत्रों में कोई बाहर से आके बस जाए और वो आपके ही चीजों पर कब्जा करने लगे, तो एक मेंटेलिटी जो होती है वो आप क्या होगी, विद्रोह की मेंटेलिटी हो जाएगी कि भाई ये बाहर से आकर हमारी ही चीजों पर कब्जा कर रहा है। ठीक है, हमारा ये जो भोजन का स्रोत है उसी को खत्म कर रहा है ये। तो ऐसे केसेस में लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और ये जो लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स है ये इंटरनल डिस्टर्बेंस और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट, समझ रहे हैं? तो अब इस आर्टिकल में इन्होंने क्या ये बताया है, तो वर्ल्ड करेंटली हैज ओवर 43.4 मिलियन रिफ्यूजीज, अ नंबर दैट कंटिन्यूज टू राइज। तो पूरे विश्व में अभी तक देखेंगे तो लगभग 43.4 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़। ठीक है, एंड 43 मिलियन इज अप्रोक्सीमेटली अगर हम बोलें तो 4.34 करोड़। तो वर्ल्ड में टोटल इतने लगभग रिफ्यूजीज हैं, और वो भी ये तो एक ऑफिशियल नंबर है। अगर आप रियल में आएंगे तो द थिंग्स आर मच बिगर देन दिस व्हाट इट इज लुकिंग, समझ रहे हैं? और ये जो है वो हमेशा बढ़ता चला जा रहा है एंड दिस इज वाई। क्यों हो रहा है? जैसे अगर आप अफ्रीका के क्षेत्रों में जाएंगे तो अफ्रीका के क्षेत्रों में, सूडान के आसपास के क्षेत्रों में काफी ज्यादा इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, इतनी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि लोग वहां से माइग्रेट कर जाते हैं। बुरुंडी रवांडा वाला जो क्षेत्र है वहां पे भी काफी ज्यादा टेंशन है। ठीक इसी प्रकार म्यांमार में टेंशन रह रहा है। ठीक है। हमारे इधर बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में रहता है। तो डिस्प्लेसमेंट काफी ज्यादा हो रहा है और इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से रिफ्यूजी क्राइसिस बढ़ रही है, क्योंकि एक देश जो खुद ही ग्रो कर रहा है, डेवलप नहीं है, उसके पास और जनसंख्या आई जा रही है, और जनसंख्या आई जा रही है, तो वो कैसे, हाउ इट विल अडेप्ट, कैसे वो रिसोर्सेस प्रोवाइड करेगा, इट विल बी अ बिगर चैलेंज। ये सबके लिए क्या है, बिगर चैलेंज है। ठीक है, तो इसी चीज को इन्होंने इस आर्टिकल में एड्रेस किया हुआ है। सो इंडिया इज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ प्रोवाइडिंग असाइलम टू डाइवर्स ग्रुप इंक्लूडिंग ज्यूस, जोरास्ट्रियंस, ईस्ट बंगालीज, तिब्बतियंस, श्रीलंकन, तमिल्स, नेपालीज, अफगान्स एंड रोहिंग्यास। तो मैंने आपको बताया कि भारत की हमेशा से पॉलिसी रही कि हमारे देश में अगर कोई इलीगली भी आ जाता है तो हम कोशिश ये करते हैं कि उनको कहीं ना कहीं शरण दे दें। बट ये चीज अब धीरे धीरे भारत के लिए नुकसानदेह हो रही है। ठीक है। तो भारत ने जब हिटलर ज्यूस को मार रहे थे तो ज्यूस को भी शरण दिया, जोरास्ट्रियंस को भी शरण दिया, ईस्ट बंगालीज
ईस्ट बंगालीज मतलब बांग्लादेश वाला क्राइसिस याद करिए, बांग्लादेश वाले क्राइसिस में ईस्ट बंगालीज आ रहे थे, उनको भी शरण दिया। फिर तमिलनाडु में जो चल रहा था लिट्टे वाला, उसमें भी शरण दिया गया, नेपालीज को दिया, अफगानीज को दिया, रोहिंग्या रिसेंटली, रोहिंग्या क्राइसिस, तिब्बतियन, सो इनको शरण दिया जा रहा है, बट कितना देंगे, एक कैपेसिटी है। और जब आप ज्यादा देने लगेंगे ना तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगा, और मणिपुर उसी का नतीजा है, मणिपुर का इंसिडेंट उसी का नतीजा, तो वैसे इंसिडेंट्स बढ़ेंगे, तो हमें इसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें इन्होंने इस आर्टिकल में लिखी हुई हैं, जिसको मैं यहाँ पे समराइज कर रहा हूँ। देखो जैसे फर्स्ट में इन्होंने लिखा है, द वर्ल्ड हैज ओवर 43.4 मिलियन रेफ्यूजीज। ठीक है, सो इंडियाज इंडिपेंडेंस वाज मार्क्ड बाय अ मैसिव रिफ्यूजी क्राइसिस ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ विद पाकिस्तान। हाँ खैर ये भी बात सही है, भारत की जो शुरुआत हुई, मतलब पहले हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान से जब वो भारत बना, तो वो शुरुआत ही रिफ्यूजी क्राइसिस से हुई, क्योंकि लोगों को पता नहीं था, जो बॉर्डरिंग स्टेट के लोगों को पता था कि हम पाकिस्तान में हैं कि हम भारत में हैं, क्योंकि बॉर्डर कुछ इस प्रकार बनाए गए थे कि देयर वाज नो क्लैरिटी। लोगों को लगता था कि हम हिंदुस्तान में हैं, बट एक्चुअली वो पाकिस्तान के क्षेत्र में थे। फिर जब वहां से उनको भगाया जाने लगा, तब उनको पता चला कि नहीं, हम पाकिस्तान में हैं। तो क्लैरिटी नहीं थी। ठीक है, लैक ऑफ लीगल फ्रेमवर्क, इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू द यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन इन 1967 प्रोटोकॉल एंड लैक्स अ डोमेस्टिक असाइलम फ्रेमवर्क। भारत में कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं बनाया गया। ठीक है, और भारत जो अंतरराष्ट्रीय रिफ्यूजी कन्वेंशन है 1967 का, उसका भी मेंबर नहीं है। सो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। यस, एक्शन डे बाय जिन्ना 26 जुलाई को बोला ने, जुलाई में तो होता है ना, नॉट रिमेम्बरिंग द डेट। तो अब ये इन्फॉर्मेशन आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1967 का भारत मेंबर नहीं है। तो कोई ग्लोबल फ्रेमवर्क भारत के पास नहीं है रिफ्यूजी क्राइसिस को हैंडल करने के लिए। द एब्सेंस ऑफ क्लियर लीगल स्ट्रक्चर रिजल्ट्स इन एडहॉक हैंडलिंग एंड रिफ्यूजी। अब कोई क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए जो राज्य सरकारें होती हैं, पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर चली जाती है कि भैया आप जो बॉर्डरिंग स्टेट के खास करें, जैसे हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें, तो नागालैंड, मणिपुर, और आपका ये मिजोरम, त्रिपुरा, इन क्षेत्रों में रिफ्यूजीज आते हैं, तो इनकी सरकार, जो राज्य सरकार के चीफ होते हैं, चीफ मिनिस्टर, वो अपने हिसाब से सिचुएशन हैंडल करते हैं, क्योंकि नेशनल लेवल पर कुछ ऐसा फ्रेमवर्क बना नहीं है। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा होती हैं जो वोट के चक्कर में सपोर्ट करती हैं, कुछ होती हैं जो विद्रोह करती हैं, एंड दैट क्रिएट्स इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। उसकी वजह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, अब एक लेजिस्लेशन रिसेंटली प्रपोज किया गया था। In February 2022, a private members bill titled Assembly Bill 2021 was introduced in the Lok Sabha to establish comprehensive criteria for recognizing asylum seekers and refugees. अच्छा, व्हाट इज अ प्राइवेट मेंबर बिल? अब यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया है, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, प्राइवेट मेंबर बिल किसको कहते हैं? कोई बता सकता है? व्हाट इज प्राइवेट मेंबर बिल? एनीवन? प्राइवेट मेंबर किसको कहते हैं? नॉन मिनिस्टर, और कुछ? नॉन मिनिस्टर, जो मिनिस्टर नहीं है। ठीक है, सही है। इसमें एक चीज आप ऐड कर लीजिए, अ बिल विच इज प्रपोज्ड बाय अ मेंबर हु इज नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, एंड द बिल विच इज नॉट बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ने इसको बैक नहीं किया। नहीं, ऑपोजिशन पार्टी रिसेंट नहीं कह सकते आप, रूलिंग पार्टी के भी प्राइवेट मेंबर्स बिल होते हैं। अब जैसे अब इस बार सरकार बनी, तो नरेंद्र मोदी के साथ लगभग 50-60 लोगों ने शपथ लिया, तो दे आर दी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। बट अगर कोई बीजेपी पार्टी का ही ऐसा एमपी, ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सरकार का हिस्सा नहीं है, कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, वो अगर बिल लेकर आता है कोई, तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल भी कहेंगे। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ऑपोजिशन पार्टी का ही बिल हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट मेंबर्स बिल।
So the bill proposes the creation of National Commission for Asylum to review and decide on asylum applications. अब देखो, ये आपके मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है, क्योंकि ये रिफ्यूजी का क्राइसिस चल रहा है, हो सकता है इस साल के मेंस में भी आ जाए, तो आप वहां पर इसको रेफरेंस पॉइंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल आया था, असाइलम बिल, जिसमें ये रिकमेंड किया गया था कि नेशनल कमीशन फॉर असाइलम बनाया जाना चाहिए, जो एप्लीकेशंस को रिव्यू करेगा और फिर डिसीजन लेगा कि क्या इनको असाइलम देना है या फिर नहीं देना है। आपको पता है अमेरिका में ये चीज ऑलरेडी लागू है। अमेरिका में एक प्रॉपर कमीशन है जो डिसाइड करता है वेयर टू गिव असाइलम और नॉट। नॉट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट मीनिंग सर जो मिनिस्टर नहीं है वो हुए, हाँ जो मिनिस्टर नहीं है बेसिकली। अब जैसे बीजेपी के टोटल 240 अपने सदस्य हैं और कोएलिशन मिला के लगभग 293 हैं, 53 और हैं। अब इन 293 में सारे तो मिनिस्टर नहीं है, एक तो प्रधानमंत्री है और उनके साथ कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, और कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंदर में कुछ स्टेट मिनिस्टर्स हैं, तो लगभग 60 के आसपास हैं। उसके अलावा जो बचे 230 एमपी जो बचे, दैट दे आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर पार्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी बट नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। रूलिंग पार्टी का वो हिस्सा है बट गवर्नमेंट के हिस्से नहीं। तो वो भी अगर कोई बिल लेके आते हैं तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो अभी क्या ये सिचुएशन चल रही है, तो सिचुएशन ये चल रही है कि अभी जो सबसे बड़ा भारत में माइग्रेंट हो रहा है वो रोहिंग्या का हो रहा है। म्यांमार के क्षेत्रों से और उधर के क्षेत्रों से रोहिंग्यास आ रहे हैं, और गवर्नमेंट ने इसे क्रिटिसाइज भी किया है कि जिस तरीके से रोहिंग्या के साथ ट्रीटमेंट म्यांमार में हो रहा है दैट इज नॉट गुड। ठीक है, हालांकि इनको इलीगल माइग्रेंट्स बोला गया है, दे आर इलीगल माइग्रेंट्स क्योंकि ये लीगल रूट से नहीं आए हैं। ठीक है, बट भारत इनको पूरी तरीके से भगा भी नहीं रहा है कि नहीं यहाँ से चले जाओ। ठीक है, तो इसी चीज को रेगुलेट करने का प्रयास करना चाहिए। इज इट क्लियर? अब ज्यादातर अगर आप देखें तो चकमास, अरुणाचल प्रदेश के चकमास क्षेत्र में काफी ज्यादा जो है वो इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं। तो ये जो बिल प्रपोज किया गया था वो इसी चीज को एलिमिनेट करने के लिए किया गया था कि भैया जो असाइलम लेने आ रहा है पहले तो उनका जांच करो कि दे आर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि माइग्रेंट्स के चक्कर में कुछ अराजक तत्व भी आ जाते हैं। अराजक तत्व मतलब समझते हैं ना, दो दैट आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। हाँ, टेररिस्ट भी आ सकते हैं, तो वो डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे, लोकल लोगों को परेशान करेंगे, तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो ऐसे ऐसे सिचुएशंस में अगर आप माइग्रेंट्स को अलाउ भी कर रहे हैं तो एक प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए कि कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या है उसका बैकग्राउंड, तब उसको आप शरण दीजिए तो चलता है। क्योंकि शरण देना गलत बात नहीं है, सारे देश शरण देते हैं, बट देयर शुड बी अ प्रॉपर प्रोसीजर। So this you can include in your suggestions part of your answer या फिर conclusion part of your answer. Is it clear? साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एवरीवन इन इंडिया, भारत में हर एक आदमी, भले ही वो भारत का नागरिक हो या ना हो, is entitled to rights guaranteed by Article 14, 20 and 21 of the Constitution. तो मतलब भारत में इलीगल माइग्रेंट्स भी अगर आ जाते हैं तो उनको आर्टिकल 14, व्हाट इज आर्टिकल 14, व्हाट इज आर्टिकल 20 एंड व्हाट इज आर्टिकल 21, जल्दी से कमेंट सेक्शन में तीनों के बारे में छोटा छोटा लिखिए। व्हाट इज आर्टिकल 14, 14 लिख आगे 14 के बारे में, 20 लिख के आगे 20 के बारे में, और 20 लिख के आगे 21 बारे में। 21 तो इस बार प्रश्न भी आया था, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के एग्जाम में आया था। आर्टिकल नंबर 21, इक्वालिटी, नो डबल जेओपार्डी। ओके, आर्टिकल 21, जल्दी से पार्टिसिपेट सब लोग किया करो ना, तो थोड़ा सा क्लास जो है अच्छी लगती है। व्हेन एवरीवन पार्टिसिपेट। कुछ लोग मौन होके जो बैठे रहते हैं, मौन होके मत बैठिए। आप बोल नहीं सकते इसका मतलब ये नहीं कि आप लिख नहीं सकते, यू कैन राइट। ठीक है,
आर्टिकल 21 अब सोचो यूपीएससी का काफी फेवरेट टॉपिक है। हाँ, कभी न कभी इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन बना ही देता है। अब इस बार भी बनाया, इनडायरेक्टली बनाया, लेकिन बना दिया आर्टिकल 21। चलिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आर्टिकल 14, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। 20 मतलब क्या भैया, कि एक ही क्राइम की दो बार सजा नहीं होगी। 14 मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब बराबर हैं लॉ के सामने। और 21 का मतलब क्या है, राइट टू लाइफ। अब राइट टू लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू ये, राइट टू वो। तो वो आपको एक बार पॉलिटी वाले सेक्शन में देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी का प्रेम कुछ अलग ही है आर्टिकल 21 का। ठीक है। इज इट क्लियर? तो कॉल फॉर एक्शन आर्टिकल एडवोकेट्स फॉर द इनेक्टमेंट ऑफ नेशनल असाइलम लॉ। तो इन्होंने, शशि थरूर जी ने जो आर्टिकल लिखा है उसमें उसमें उन्होंने ये कहा है कि एक नेशनल असाइलम होना चाहिए, और नेशनल असाइलम लॉ, और जिसके तहत ही असाइलम प्रोवाइड किया जाए। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है। इज इट क्लियर? तो देखिए, इसी तरीके से विश्लेषण किया जाएगा। इसका विश्लेषण, विश्लेषण फॉर ईच एंड एवरी आर्टिकल। जो आप आर्टिकल पढ़ने में काफी समस्या झेल रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, उस आर्टिकल को आपके लिए एकदम आसान बनाकर आपके सामने पेश किया जा रहा है। तो कमिंग टू द नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज हिंदू कुश हिमालयाज स्नो अपडेट। हिंदू कुश हिमालयन रेंज जो है, वहां पे स्नो की क्या स्थिति है? वेयर इज हिंदू कुश? कौन से क्षेत्र में आता है? मतलब डायरेक्शन वाइज बताइए। ईस्टर्न, नॉर्दर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न। हिंदू कुश माउंटेन्स कहाँ पर हैं? हिंदू कुश रेंज, HKH। जल्दी से, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जवाब का इंतजार है मुझे। भूल गए, पलट रहे हैं, गूगल, गूगल सर्च कर रहे हैं। वाह अंकिता। नॉर्थ ही होगा सर। हम्म, ये तो सबको पता है कि हिमालय नॉर्थ में है, तो नॉर्थ ही में होगा। थोड़ा सा कुछ एग्जैक्ट बता देते तो अच्छा लगता मुझे। चलिए। यस। हाँ, अफगानिस्तान इंडिया। जी। अफगानिस्तान इंडिया का जो वो है ना मिलन वाला क्षेत्र, वही हिंदू कुश है। थोड़ा सा इतना लिख देते तो समझ में आ जाता। तो इस आर्टिकल में बेसिकली हिंदू कुश हिमालयन रीजन में जो स्नो का देखा जाए, तो बेसिकली पहले के कंपैरिजन में स्नो जो है, स्नो कवर जो है वो कम हो रहे हैं। तो उसको दर्शाया गया है। ठीक है। So article discusses a significant reduction in snow persistence in the Hindu Kush Himalaya region as reported by the International Center for Integrated Mountain and Development. So एक अंतरराष्ट्रीय एक संस्था है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। इन्होंने रिसेंटली हाईलाइट किया है कि भैया हिंदू कुश रेंज में स्नो जो पहले हुआ करते थे उसके कंपैरिजन में हर साल डिक्रीज हो रहा है। एंड दिस इज नॉट गुड। दिस इज नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसके दो इफेक्ट हो सकते हैं। दो तीन इफेक्ट क्या, कई सारे इफेक्ट होंगे। तो क्लाइमेट प्रभावित होगा उस क्षेत्र का, स्नो कवर नहीं रहेगा तो। सेकंड, जो स्नो पिघल रहे हैं, वो स्नो पिघल के जाएंगे अल्टीमेटली कहाँ, समंदर में, और समंदर में जाएंगे तो वो समंदर के लेवल को बढ़ाएंगे। और जो हमारे छोटे छोटे देश हैं, आइलैंड कंट्री, उनको होगा नुकसान। इज इट क्लियर? द गंगा रिवर बेसिन इन इंडिया सॉ रिकॉर्ड स्नो परसिस्टेंस इन 2024। गंगा रिवर का जो बेसिन है वहां पर स्नो परसिस्टेंस काफी देखने को मिला 2024 में। गंगा रिवर बेसिन मतलब समझ रहे हो, जहां से गंगा निकल रही, गंगा क्या मतलब, जहां से कह लो भागीरथी निकल रही है, तो गंगोत्री वाले क्षेत्रों से। एचकेएच का जो रीजन है, अब देख लो, एक बार देख लो एचकेएच कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो हिंदू कुश हिमालय जो है वो 3500 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें अफगानिस्तान भी आ जाता है, बांग्लादेश का भी कुछ हिस्सा आप कह सकते हैं आ जाता है,
भूटान बिल्कुल आता है, चाइना बिल्कुल आता है, इंडिया बिल्कुल आता है, नेपाल बिल्कुल आता है, म्यांमार बिल्कुल आता है और पाकिस्तान भी बिल्कुल आता है। एंड इट इज अ क्रूशियल वाटर रिसोर्स फॉर दीज कंट्रीज। सो यू कैन सी हाउ मेनी एरिया, कितने क्षेत्र इसमें आ रहे हैं, कितने कंट्रीज इसमें आ रहे हैं हिंदू कुश हिमालय में। बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान। ठीक है। अब ये जो रिपोर्ट इसमें आर्टिकल में लिखी हुई है, इन्होंने 2000 से 2024 के बीच के डेटा को एनालाइज किया, फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशंस इन स्नो परसिस्टेंस पर्टिकुलरली बिटवीन नवंबर एंड अप्रैल। मतलब सन 2000, सुनिए, 2001 के नवंबर से अप्रैल के बीच में जितना स्नो होगा, इन्होंने ऐसे ही करके 2000 से 2001, फिर 2001 से 2002, 2002 से 2003, नवंबर से अप्रैल के क्षेत्र में जो स्नो कवर होता है उसको एनालाइज किया है और उसके बेसिस पर ये रिपोर्ट निकाला है। और इस रिपोर्ट में क्या बताया है कि भैया स्नो कवर जो है वो डिक्लाइन कर रहा है काफी ज्यादा। और ये जो हिंदू कुश हिमालय है ये काफी इंपॉर्टेंट है इन पर्टिकुलर देशों के लिए, बिकॉज इट इज अ सोर्स ऑफ वाटर। अगर ऐसे ही स्नो कवर घटता चला जाएगा भैया तो पानी कहाँ से आएगा, क्योंकि नदियों को पानी तो यही देते हैं ना, स्नो मेल्ट होते हैं यही तो नदियों को पानी देते हैं। ठीक है। सो रिड्यूस्ड स्नो परसेंटेज इम्पैक्ट्स प्रेडिक्शंस ऑफ स्नो मेल्ट एंड वाटर अवेलेबिलिटी। अब अगर ये चीजें घट जाती हैं तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि आगे आने वाले समय में हमें पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कॉजेज इसमें क्या हाईलाइट किया गया है, इस आर्टिकल में क्या कॉज हाईलाइट किया गया है। सो वार्मर टेम्परेचर एंड रिड्यूस प्रेसिपिटेशन इन 2024 वर टू मेजर फैक्टर्स। किसके अनुसार, ये इंटरनेशनल, ओ कहाँ गया ये, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, आईसीआईएमओडी, आईसीआईएमओडी के अनुसार दो रीजन हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। एक है वार्म टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है ये तो सबको ही पता है, एंड रिड्यूस प्रेसिपिटेशन, मतलब बारिश में भी कमी हुई है। क्योंकि भैया बारिश, रेनफॉल बेसिकली है क्या, सॉरी स्नोफॉल बेसिकली है क्या, स्नोफॉल इज अ पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन। सो प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है तो स्नो कवर कैसे इंक्रीज करेगा। प्रेसिपिटेशन कम है और तापमान ऊपर है तो स्नो कवर तो डिक्लाइन करेगा ही करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है। अब इसको और क्या क्या चीजें प्रभावित कर रही है, तो भैया एल नीनो, एल नीनो की वजह से प्रेसिपिटेशन कम हो रहा है। साथ ही साथ वेस्टर्न डिस्टरबेंस काफी ज्यादा कह लो तो अनिश्चित हो गया है, कभी आता है कभी नहीं आता है, जब आना चाहिए जनवरी फरवरी के महीने में तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस देखने को नहीं मिलता है। अब वेस्टर्न डिस्टरबेंस देखने को मिलता है मई जून में, तो मई जून में स्नो कवर नहीं बन पाता है। ठीक है। सो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, स्पेशली द इम्पैक्ट्स ऑफ एल नीनो एंड वेस्टर्न डिस्टरबेंस आर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस चेंजेस। Increased temperatures lead to less snowfall and faster melting. ठीक है, इज इट क्लियर। तो आप जब कोई भी आर्ट पढ़ते हैं उस आर्टिकल के जो मेन पॉइंट्स अगर वो आपने समझ लिए तो दैट इज वेल एंड गुड एनफ फॉर यू टू राइट एन आंसर और टू फॉर यू टू आंसर अ क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है। अब जैसे ये पर्टिकुलर आर्टिकल आई विल से दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट। पिछले आर्टिकल भी मेंस के लिए था बट उसमें कुछ जानकारियां प्रीलिम्स के लिए भी थी। ठीक है, जैसे प्राइवेट मेंबर बिल क्या हो। इज इट क्लियर। सर एक क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन पूछिए पारुल, जल्दी से। तो इस रिपोर्ट ने क्या कहा है, इस रिपोर्ट ने कहा है कि भैया अर्जेंट एक्शन गवर्नमेंट को लेना चाहिए कि टेम्परेचर को किसी तरह कम किया जाए और स्नो कवर को किसी तरह इंक्रीज किया जाए। इसके लिए कुछ पॉलिसी बनाओ वरना हिंदू कुछ हिमालय जो है वो खतरे में आ जाएगा।
पारुल, वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। चलिए, तो पारुल क्वेश्चन टाइप करें, टिल देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट। तो केजीएफ के बारे में आपने सबने सुना होगा, केजीएफ मूवी भी देखी होगी, कोलार गोल्डफील्ड। तो कोलार गोल्डफील्ड एक समय में काफी बड़ी गोल्डफील्ड मानी जाती थी भारत की, और गोल्ड माइनिंग यहाँ पर किया जाता था। वेयर इट इज लोकेटेड, ये लोकेटेड कहाँ पर है, तो ये कर्नाटका में लोकेटेड है। ठीक है। बट बाद में ये गोल्ड फील्ड जो है वो बंद हो गई। इस गोल्ड फील्ड के लिए बहुत लड़ाइयाँ भी हुई, मूवी में वही दिखाने का प्रयास किया गया था, बट वो ठीक से दिखा नहीं, एक्चुअली वो प्रॉपर उसमें बना नहीं पाया। हाईलाइट काफी किया उन्होंने, बट बनाया नहीं। तो कोलार गोल्ड फील्ड में फिर से माइनिंग स्टार्ट करने की बात कही गई है, और सेंटर ने इस पर प्रपोजल भेजा था स्टेट को, स्टेट ने भी हामी भर दी है। तो आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि केजीएफ फिर से एक बार गोल्ड के माइनिंग के लिए जाना जाएगा। ठीक है। तो अब इसमें आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज है, नॉट फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव। तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से क्या जाना चाहिए कि केजीएफ है कहाँ, वेर इज कोलार गोल्डफील्ड। ये कोलर डिस्ट्रिक्ट में है, सिचुएटेड इन द कोलर डिस्ट्रिक्ट अबाउट 100 किलोमीटर फ्रॉम बैंगलोर। बैंगलोर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर कोलार डिस्ट्रिक्ट में है, इसलिए इसका नाम कोलार गोल्डफील्ड। एंशियंट टाइम से इसमें गोल्ड माइनिंग होती है। ब्रिटिशर्स ने इसमें लार्ज स्केल माइनिंग स्टार्ट की थी 1880 में। ठीक है। दीज माइंस वर अमंग द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड। ये जो माइंस कही जाती हैं, ये काफी डीपेस्ट माइन कही जाती हैं पूरे वर्ल्ड में। एट इट्स पीक, केजीएफ वाज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू इंडियाज गोल्ड आउटपुट। जब अपने पीक पर था तो केजीएफ से सबसे ज्यादा गोल्ड जो है वो निकाले जाते थे, और भारत को में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन उसका था। द माइंस वर क्लोज इन 2001 ड्यू टू हाई ऑपरेशनल कॉस्ट एंड डिक्लाइनिंग गोल्ड रेट। धीरे धीरे गोल्ड इसमें से कम मिलने लगा, और गोल्ड कम मिलने लगा। इलीगल माइग्रेंट्स को जब इंडिया शरण देता है तो लैंड की कमी होगी, और फिर ट्रीज कट होंगे। देन ग्लोबल वार्मिंग एंड टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसकी वजह से भी स्नो का डिक्लेनेशन हो सकता है। ये समथिंग एल्स, हाँ हो सकता है, बिल्कुल आप इसको एज अ पार्ट ऑफ कंक्लूजन लिख सकते हैं, एज अ पार्ट ऑफ सजेशंस। या हाँ, डिसएडवांटेज जैसे बोला शरद ने, तो वैसे आप इसको लिख सकते हैं। हाँ, केजीएफ मूवी का जो थीम था वो तो रियल ही था, बट उसमें जो दिखाया है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखा दिया है, कि वो पूरे पुलिस स्टेशन पे फायरिंग कर रहा है, पूरा गवर्नमेंट प्रधानमंत्री के को भी कुछ नहीं समझ रहा है। दैट वाज एक्स्ट्रा, दैट वाज एक्स्ट्रा एंड दैट वाज रियली वेरी वेरी एक्स्ट्रा। हाँ, लड़ाइयाँ होती थी, क्योंकि केजीएफ एक समय में बहुत ज्यादा गोल्ड उसमें पाए जाते थे, तो माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लड़ाइयाँ होती थी केजीएफ के। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स देती थी, माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लड़ाइयाँ होती थी, बट इतना नहीं होता था जितना उसमें दिखाया गया। ठीक है। तो काफी ज्यादा गोल्ड सप्लाई करता था केजीएफ, लेकिन 2001 में इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट मतलब समझते हैं कि वहां पे लेबर, मशीनरी, खाने पीने के जो खर्चे हैं, वो गोल्ड के खर्चे से ज्यादा हो जा रहे थे। मतलब जितना गोल्ड आ नहीं रहा था उससे ज्यादा ऑपरेशनल कॉस्ट हो गई। इस वजह से केजीएफ को बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी सरकार को उसको फिर से रिवाइव करने का प्लान। और वो इसलिए क्योंकि अब टेक्नोलॉजी भी काफी ज्यादा हाई हो गई है। 2001 से अब 2024, 23 साल हो गए। 23 साल में टेक्नोलॉजी भी काफी हाई हो गई है। ठीक है। इज इट क्लियर? सो दिस आर्टिकल वाज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं तो भ्रातृ महताब, भर्तृहारी महताब, उनका नाम बड़ा अच्छा है। इनको रिसेंटली प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। नाउ इस आर्टिकल में कोई काम का हमारे है नहीं, बस काम का ये है कि व्हाट इज प्रोटेम स्पीकर, उस प्रोटेम स्पीकर के लिए क्या क्या चीजें हमारे संविधान में कही गई, व्हाट आर देयर पावर्स, व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर प्रोटेम स्पीकर। तो हु इज अ प्रोटेम स्पीकर, किसको कहते हैं प्रोटेम स्पीकर, आइए देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कौन कौन से आर्टिकल्स में इसका एक जिक्र है, तो आर्टिकल 94 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द आर्टिकल लीज द वेकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल ऑफ लोक सभा। It provides that a speaker shall vacate his office immediately before and the first meeting of new Sabha for after a general election.
भैया ऐसा कुछ होता है कि जैसे जनरल इलेक्शन हुआ 2024, जैसे इलेक्शन खत्म हुआ और लोकसभा का सेशन आने वाला है, उसके जस्ट पहले जो पुराने स्पीकर होंगे वो क्या कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे, मतलब वो रिजाइन कर देंगे। ठीक है। अब क्योंकि वो रिजाइन कर दिए हैं, कोई स्पीकर तो है नहीं, तो फिर जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनको ओथ कौन दिलाएगा? हु विल एडमिनिस्टर दी ओथ? तो जितने भी नए हैं उनको ओथ कौन दिलाएगा? प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर आप ऐसे कह सकते हैं इज अ टेम्पोररी स्पीकर। एक टेम्पररी स्पीकर है जब तक कि नए स्पीकर इलेक्ट नहीं हो जाते। ठीक है। तो आर्टिकल 94 में प्रोटेम स्पीकर का, सॉरी, आर्टिकल 94 में लिखा हुआ है कि स्पीकर को रिजाइन करना है। आर्टिकल 95 में लिखा हुआ है, दिस आर्टिकल डील्स विद द पावर्स विद ड्यूटीज ऑफ डिप्टी स्पीकर और एनी अदर मेंबर प्रिसाइडिंग ओवर द सेशन इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर। अगर स्पीकर के एब्सेंस में कोई भी प्रिसाइड कर रहा है सेशन को, तो उसको बोला जाएगा प्रोटेम स्पीकर। ठीक है। तो उनकी ड्यूटीज क्या होंगी, ये सारी चीजें इसमें लिखा हुआ है, पावर्स एंड ड्यूटीज। सिमिलरली आर्टिकल 180 में फिर लिखा हुआ है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए है। ये किसके लिए है? ये आपका लोकसभा के लिए है। सिमिलरली आर्टिकल 180 जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए है। तो समझ में आ गया प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? एक टेम्परेरी स्पीकर बनाया जाता है आफ्टर द जनरल इलेक्शन हैज एंडेड एंड फर्स्ट सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट। अब इस प्रोटेम स्पीकर का काम क्या क्या? तो सबसे पहला इसका काम होता है, ऐसा नहीं, सबसे पहली बात, इनको अपॉइंट कौन करता है? तो हु अपॉइंट्स? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स अ प्रोटेम स्पीकर फ्रॉम अमंग द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा के जो नए इलेक्टेड मेंबर हैं उन्हीं में से किसी एक को प्रेसिडेंट द्वारा प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। द अपॉइंटमेंट इज मेड बिफोर द फर्स्ट सेशन ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। लोकसभा के फर्स्ट सेशन अब होने वाला है, मॉनसून सेशन, उसके जस्ट पहले प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया है। टिपिकली द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द लोकसभा इज चोजन एज प्रोटेम स्पीकर। नॉर्मली देखा जाए तो जो सबसे वो होता है, हाँ, अगर डिप्टी स्पीकर भी है पुराने लोकसभा का, और उसको बना दिया गया टू प्रिसाइड, तो प्रोटेम स्पीकर नहीं। बेसिकली देखो होता क्या है कि 2024 के इलेक्शन खत्म हो, ठीक है, लोकसभा भंग हो गई, लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व। उसके बाद अब नई लोकसभा आ गई, तो नई लोकसभा के पहले स्पीकर, डिप्टी स्पीकर सब रिजाइन कर देंगे। अब उस केस में अगर प्रेसिडेंट डिप्टी स्पीकर जो था पहले उसी को बोल दिया कि आप प्रिसाइड करो, ठीक है, उसी को कह दिया आप प्रिसाइड करो, तो वो प्रोटेम स्पीकर बन जाएगा। सिमिलरली ऐसे समझो कि पुराने स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को भी प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, या फिर कोई नया मेंबर को भी प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाएगा। हाँ, लेकिन जो प्रोटेम स्पीकर होगा अब उनकी ड्यूटीज क्या है वो एक बार देखते हैं, रुकिए। तो प्रोटेम स्पीकर की जो ड्यूटीज हैं वो देखिए। सबसे पहले होता है ओथ एडमिनिस्ट्रेशन, कि भैया जितने भी नए लोग इलेक्ट हुए हैं एमपीज, जितने भी नए एमपीज इलेक्ट हुए हैं, कुछ लोग तो, जो हमारा स्वेरिंग इन सेरेमनी होता है जिसमें प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, उसके साथ साथ कैबिनेट मिनिस्टर्स तो शपथ ले लेते हैं, लेकिन बाकी बचे जो एमपीज हैं उनको भी शपथ दिलाई जाती है। तो वो जो दिलाने का काम करता है वो प्रोटेम स्पीकर करता है। सो प्राइमरी रोल ऑफ द प्रोटेम स्पीकर इज टू एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोक सभा। द प्रोटेम स्पीकर इंश्योर्स दैट ऑल मेंबर्स टेक द ओथ एंड साइन द रोल ऑफ मेंबर्स। तो सभी, प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी है कि सभी लोग ओथ लें और सिग्नेचर करें, जैसा कि आप देखते हैं प्रधानमंत्री वाले में होता है, वो ओथ लेते हैं फिर जाकर सिग्नेचर करते हैं। इसके बाद सेकेंड ड्यूटी इनकी होती है कंडक्टिंग द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर। अब जो अगले 5 साल के लिए स्पीकर रहेगा उसको, उसके इलेक्शन को कंडक्ट करने की जिम्मेदारी प्रोटेम स्पीकर की होती है। सो प्रोटेम स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। प्रोटेम स्पीकर कंडक्ट्स इलेक्शन ऑफ द न्यूली इलेक्शन लोकसभा, ठीक है, एंड प्रिसाइडिंग ओवर द इनिशियल सेशन। अगर रेगुलर स्पीकर मान लो इलेक्ट हुआ लेकिन वो पहले दिन दूसरे दिन नहीं आ पाया, तबीयत खराब हो गई,
वो है ना कि लोकसभा के पहले सेशन पहले दिन के पहले जो स्पीकर इलेक्ट हुए उनको बहुत ज्यादा तबीयत खराब होगी, हॉस्पिटलाइज हो गए, तब आप क्या करेंगे? तो फिर प्रोटेम स्पीकर ही प्रिसाइड करेगा। ठीक है। एंड लास्टली मेंटेनिंग द डेकोरम, तो डेकोरम मेंटेन, भैया प्रिसाइड कर रहे हो तो डेकोरम तो मेंटेन करेगा ही करेगा। ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर का बेसिकली काम होता है कि स्मूथ ट्रांजिशन करे। आप इसको लिख सकते हैं कि स्मूथ ट्रांजिशन करता है ये फ्रॉम द प्रीवियस लोकसभा टू द न्यू लोकसभा। प्रीवियस लोकसभा से न्यू लोकसभा की वर्किंग के बीच में स्मूथ ट्रांजिशन, बदलाव जो होता है वो करता है प्रोटेम स्पीकर। So pro tem speaker plays a crucial role in ensuring the continuity of parliamentary proceedings immediately after the general election, facilitating smooth transition. Is it clear to everyone? क्या ये सभी को क्लियर है? 100%, 200%? चलिए, बहुत अच्छी बात। तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं फिलहाल। ठीक है, धीरे धीरे हम, दिस वॉज द फर्स्ट सेशन, तो आपको एक आइडिया लग गया कि हाउ वी विल स्टडी, और आपको इस सेशन की इंपॉर्टेंस भी पता चल गई कि भैया हम न्यूज़पेपर की हर एक चीज को लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे जितना भी टफ आर्टिकल हो, आई विल मेक इट इजी फॉर यू। आपको उससे लिए इजी कर दिया जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, दोज हु आर हेजिटेटिंग, नाउ फॉर द नेक्स्ट सेशंस इट विल बी ओनली फॉर पेड स्टूडेंट्स, तो जल्दी से एनरोलमेंट करा लो। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन को मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, अभी फिलहाल शाम तक इसको मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। तो अगर किसी को देखना हो कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो कुछ रेफरेंसेस में थे ना स्टूडेंट्स, तो उनको भी बोल दीजिएगा आप यूट्यूब पे एक बार देख लीजिए। ठीक है, नाउ वी विल मीट ऑन ट्यूसडे, टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। और इकोनॉमिक्स का कोर्स भी आज लॉन्च करेंगे, 1 तारीख से इकोनॉमिक्स का कोर्स चलेगा, एकदम कंप्लीट इकोनॉमिक्स, मतलब ऐसा इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे कि कुछ भी गलत नहीं होगा। ओके, सी यू।